दो को दिखा रहा है, विद्यार्थी जाए तो जाए कहाँ? अभी तक लेकिन आप लोग क्लास तक लगाने के लिए नहीं सीखे हैं, पता नहीं कब सीखे। यहाँ पे देखिए तो फाउंडेशन में बताइए तो यहाँ पे दो को लाइव आ रहा है, देखिए ऊपर नीचे कहाँ जाएगा विद्यार्थी बताइए? तो ये दिखा का है रहा है? कुछ हते पता नहीं आप लोग को चलता है। चलिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत शांत शांत। चलिए अब शांत हो जाइए और हमको सुनने आए, हम ही को सुनिए। आज से आपके बैच में जो विषय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इतिहास। इतिहास अंग्रेजी में इसको हिस्ट्री कहते हैं। और देखिए इस विषय में सामान्य धारणाएं क्या है। इस विषय में सामान्य धारणाएं यह है कि कोई भी घटना कब घटित हुई है, कोई भी युद्ध कब घटित हुआ है, किसके बीच हुआ है, किसकी जीत हुई है, युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई है। इन चीजों को याद रखना ही इतिहास है। सामान्य अवधारणाएं मार्केट के भीतर इतिहास को लेकर के यही है। और आप जो वनडे परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें सामान्य तौर पर पूछा भी यही जाता है, लेकिन आपको सिर्फ इतिहास में इतना बड़ चीज नहीं है। इतिहास को आपको अपने जीवन को आधार बनाते हुए समझना होगा। और आप इस बात को समझिए आप अपने स्तर पर कि जैसे कि मान लिया जाए कि हमारा खान पान सही होगा, मतलब हम नॉर्मली 2-3 रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, चोखा खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य कभी बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन वही मान लिया जाए कि खाने का क्षमता हमारा 2-3 रोटी है और हम 12 रोटी और 1 पतीली चिकन खा लिए, अगर मान लिया जाए तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, तबीयत खराब होगा। तो अगर किसी का पेट खराब होता है, किसी का माथा दर्द करता है, किसी को कुछ भी होता है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन निश्चित तौर पे होता है, कुछ ना कुछ कारण निश्चित तौर पे होता है। बिना कारण के कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इतिहास सिर्फ ये नहीं है, हां भेज दीजिए, ठीक है। इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि शक संवत 78 ईस्वी में शुरुआत हुई, ये तो इतिहास है ही, लेकिन शक संवत 78 ईस्वी में ही क्यों शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, यह तो इतिहास का एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो पृष्ठभूमि रही होगी। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुए हैं उसकी कुछ पृष्ठभूमि रही होगी, निश्चित तौर पर उसकी पृष्ठभूमि है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 1920 से ठीक पहले के वर्ष को आप अध्ययन कीजिए,
उसमें आपको पृष्ठभूमि का पता चलेगा। आप 1919 के ईस्वी को याद कीजिए। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों की संख्या में निर्दोष भारतीय शहीद हो गए। सैकड़ों की संख्या में निर्दोष भारतीय शहीद हो गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड असहयोग आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया। असहयोग आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया मतलब, रखिए यहां पे इसको, मतलब इतिहास के अंतर्गत घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसकी कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि निश्चित तौर पर रही होंगी और निश्चित तौर पर है भी। हर घटना का कुछ ना कुछ कारण है। अब महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों किए, इसका भी कारण है। महात्मा बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई, इसका भी कारण है। क्योंकि तपस्या महात्मा बुद्ध ही की है, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ महात्मा बुद्ध को हुआ। और ऐसा तो नहीं है कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल के समय महात्मा बुद्ध के अलावा और कोई होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे समाज सुधारक होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा तपस्वी महात्मा बुद्ध थे। सबसे त्याग महात्मा बुद्ध ने किया, सबसे ज्यादा त्याग महात्मा बुद्ध ने किया। तो स्वाभाविक सी बात है ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। अब वहां पर जो लगा हुआ है, वहां पे जहां पर भी लगा हुआ है, इतने लोग सफल हुए हैं संस्थान से, तो क्या संस्थान में इतने ही लोग पढ़े होंगे? नहीं, इससे कई गुना अधिक लोग पढ़े होंगे। लेकिन त्याग सिर्फ इतने लोगों ने किया, मेहनत सिर्फ इतने लोगों ने किया, इसी वजह से इतना ही लोग सफल हुए। और यह जरूरी नहीं है कि जो असफल हो गया है वो मेहनत नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सच में मेहनत किए, सच में त्याग किए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश वो भी अपने जीवन में असफल हो जाते हैं कभी कभी। तो हम आपको इतिहास को समझाने का प्रयास करें कि इतिहास है क्या। ये जो आपके अंदर ये अवधारणाएं हैं, डाटा याद रख लेना। मतलब शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में शुरू हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का विजय किया। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित कर दिया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। गांधी जी ने 1930 से 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। यह तो इतिहास का एक फैक्ट है, इतिहास का एक पहलू है, और सामान्य तौर पर हम लोग इतिहास को इसी रूप में देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इतिहास को सिर्फ आपको इस रूप में नहीं देखना है, बल्कि जो हमने आपको समझाया है, अगर आपके माथा में दर्द उठता है तो उसका भी एक प्रॉपर कारण होता है। जैसे आज की डेट में माथा दर्द का जो कारण है, एक है मोबाइल चलाना, ठीक है, मोबाइल चलाना माथा दर्द का एक कारण है। या फिर अगर मान लिया जाए कि आप धूप में निकल गए, आप धूप में नहीं निकलते हैं, धूप में निकल गए, उस कारण भी माथा दर्द करता है। फिर जो है अगर आप खाना नहीं खाते हैं, अगर आप भूखे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब पर भी आपका माथा दर्द करता है। तो कुछ ना कुछ कारण होता है। ऐसे किसी का पेट दर्द, किसी का माथा दर्द नहीं शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से इतिहास में भी कुछ ना कुछ कारण होता है, तब जाकर के कोई घटना घटित होती है। इतिहास को बेवफा विषय कहा जाता है, और इतिहास को बेवफा विषय इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक घटना को आज हम पढ़ते हैं, एक सप्ताह के बाद हम भूल जाते हैं, या 15 दिन के बाद भूल जाते हैं, महीना दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी घटना की पृष्ठभूमि को समझते हुए पढ़ेंगे, हां फलना पृष्ठभूमि के कारण फलना घटना घटित हुई है, और साथ ही साथ साप्ताहिक रिवीजन, मासिक रिवीजन अगर आप करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को आप नहीं भूलेंगे। तो आज के डेट में तो विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका ही अलग है, एक अजीब तरीका से लोग पढ़ते हैं।
मतलब एज इट इज, जैसे तैसे, बस कोरम पूर्ति कर देना, हाँ पढ़ लेना है। एगो पढ़ना होता है, एगो पढ़ लेना होता है, और एक सच में पढ़ना होता है। सब में डिफरेंस होता है, सब में अंतर होता है, समझ गए? तो पढ़ने के दृष्टिकोण से इतिहास को, भारत के इतिहास को नहीं, भारत के इतिहास को, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग भारत के भीतर होने वाले प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, तो हम लोगों से जो प्रश्न पूछा जाता है मुख्य तौर पर भारत के इतिहास के विषय में पूछा जाता है, भारत के इतिहास के विषय में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है कि विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आता है। जैसे बिहार पुलिस में एक दो विश्व इतिहास के प्रश्न मिल जाएंगे, बिहार दरोगा में भी एक दो विश्व इतिहास के प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन बीपीएससी में विश्व इतिहास के प्रश्न नहीं मिलते हैं, बीपीएससी में नहीं मिलते हैं। मे भी कभी एक दो पूछ दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन जनरली बीपीएससी इस प्रकार का काम नहीं करता है। और भी जो एसएससी है, रेलवे है, ये सब भी खास तौर पर भारत के इतिहास से ही प्रश्न पूछता है, विश्व इतिहास से ना के बराबर या थोड़ा बहुत प्रश्न पूछता है। तो जो मेन फोकस हम लोगों का रहेगा वो भारत के इतिहास के ऊपर रहेगा, मेन फोकस हम लोगों का भारत के इतिहास के ऊपर रहेगा। और आप इतिहास की परिभाषा को समझिएगा। इतिहास का परिभाषा काफी आसान परिभाषा है, कुछ भी नहीं है। यानी इतिहास क्या है? अरे जो घटना घटित हो गई है वही तो इतिहास है, जो घटना घटित हो गई है वही इतिहास है। और इतिहास है क्या? कुछ नहीं है इतिहास। जैसे कि 1857 में विद्रोह हुआ, सिपाही विद्रोह, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यही तो इतिहास है। इतिहास के अंतर्गत मूल तौर पर तो यही चीज को हमें पढ़ना होता है। तो इतिहास का परिभाषा यह दिया जा सकता है, वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीका से जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं उसी को इतिहास कहा जाता है। अब यहां पर एक बात हम आपको बताएंगे कि जो इतिहास है, इतिहास को हर विषय की जननी कहा जाता है। हर विषय, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जो इतिहास है इसे मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर आपको जीएस यानी जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन को समझना है तो आपको इतिहास को समझना पड़ेगा, आपको इतिहास को समझना पड़ेगा। और बिना इतिहास को समझे आप जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन को नहीं समझ सकते हैं। न्यूटन ने जो 3 नियम दिया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत आया है, गैलीलियो ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, गैलीलियो ने कई सारे वस्तुओं की खोज की है। तो जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया है, गैलीलियो ने कई सारी वस्तुओं की खोज की है, वह भी किसी एक पार्टिकुलर वर्ष में हुआ होगा, वह भी किसी एक पार्टिकुलर वर्ष में हुआ होगा। तो वो भी तो एक प्रकार से इतिहास ही है। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में भी इतिहास घुसा हुआ है। फिर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, आपने भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा है। भारतीय राज्य व्यवस्था में कई सारे ईस्वी का जिक्र आपको मिला होगा। जैसे कि संविधान सभा के गठन की ही बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था में तो मूल तौर पर हम लोगों को भारत के संविधान के विषय में ही पढ़ना होता है। और जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान सभा ने बनाया है। भारत का संविधान जो संविधान सभा ने बनाया है, उस संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। यह भी तो अपने आप में एक इतिहास है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यह भी अपने आप में एक इतिहास है। तो पॉलिटी में भी आपको इतिहास देखने को मिल रहा है।
तो मतलब अगर आपके अंदर इतिहास की समझ है, तब आप हर विषय की समझ अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर इतिहास की समझ नहीं है, तो हर विषय की समझ को आप अपने अंदर विकसित नहीं कर सकते हैं। और इतिहास में पर्टिकुलर वर्ष में जो घटनाएं घटित हुई है, अब इतिहास में बहुत सारा ईस्वी मिलेगा, बहुत सारा ईस्वी मिलेगा। तो अब उन ईस्वियों को कैसे याद रखना है, यह विद्यार्थी के साथ एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। और जो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना तरीका है, वो यह होता है कि अगर हमें इतिहास में किसी पार्टिकुलर वर्ष में घटित हुई घटना को याद रखना है, उस ईस्वी के बाद अगले वर्ष में क्या हुआ, अगले वर्ष में क्या हुआ, अगले वर्ष में क्या हुआ, उसको अगर हमें याद रखना है, तो इसको लेकर जो है एक कॉपी लेते हैं और घटनाओं को प्रॉपर तरीका से जो है लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीका से लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीका से लिखते हैं और उसको रीड करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब जाकर के जो है आपको चीज याद रह पाता है। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप इसको समझिएगा। बहुत लोग इस बात को समझ भी नहीं पा रहे होंगे। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझिएगा इसको। जैसे हमको भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। लेकिन राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले आपको देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 में देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद भारत के लोग, भारत की जनता रोड पर आ गई और वे लोग यह मांग करने लगे कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। मतलब राज्य जो बसाया जाए ना, राज्यों का पुनर्गठन मतलब राज्य जो बसाया जाए वह भाषाई आधार पर बसाया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बसाया जाए। यानी अगर कोई खास क्षेत्र में भोजपुरी बोलता है तो उसके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, कोई खास क्षेत्र में मैथिली बोलता है तो उसके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, कोई खास क्षेत्र में मराठी बोलता है तो उसके लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, कोई खास क्षेत्र में कन्नड़ बोलता है तो उसके लिए अलग राज्य होने चाहिए। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसको लेकर आजादी के ठीक बाद से आंदोलन चलने लगे। उस आंदोलन के मद्देनजर ही भारत सरकार ने 1948 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया। एक आयोग गठित किया एसके धर की अध्यक्षता में, जिसे धर आयोग कहते हैं। फिर 1949 ईस्वी में जेबीपी आयोग का गठन किया। फिर आपको 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन किया। 1955 ईस्वी में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और फजल अली आयोग के रिपोर्ट पर ही 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो अब आप देखिए, अगर मान लिया जाए कि सिलसिलेवार ढंग से 1948 में राज्य पुनर्गठन को लेकर एसके धर आयोग, 1949 में जेबीपी आयोग, 1953 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की। 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही जाकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो ये जो क्रमबद्ध तरीका से बताएं, इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। लेकिन यहीं पर मान लिया जाए कि हम आपको ऐसे बताते हैं कि फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ और राज्य पुनर्गठन को लेकर धर आयोग 1948 में गठित हुआ और राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। बताना तो यही सब चीज है, लेकिन एज इट इज बताएंगे, एज इट इज कॉपी में लिखाएंगे। एज इट इज अगर आप याद करेंगे तो अप एंड डाउन की स्थिति में कोई डाटा ऊपर कोई डाटा नीचे, अप एंड डाउन होने की स्थिति में जो है फिर आपको चीज याद नहीं रह पाएगा कि फजल अली पहले हुआ कि धड़ पहले हुआ कि पुनर्गठन पहले हुआ। समझ गए? तो ये चीज होता है। तो मतलब इतिहास में बहुत ज्यादा ईस्वी का जिक्र होगा। इन चीजों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आपको दिक्कत कहां कहां हो सकता है। तो इतिहास में
एक आपको ईस्वी याद रखने में दिक्कत हो सकता है, तो इतिहास में जो एक आपको ईस्वी याद रखने में दिक्कत हो सकता है, उसका सॉल्यूशन यही है कि हम तो क्रमबद्ध तरीका से लिखाएंगे ही, आप अपना भी अलग से एक शॉर्ट नोट बना लेंगे जिसमें प्रमुख घटनाओं को क्रमवार तरीका से जो है, प्रमुख घटनाओं को क्रमवार तरीका से जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया इतिहास को लेकर के। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि अगर हमें इतिहास नामक विषय को मजबूत करना है तो हमें क्लास के अलावे और क्या करना है, क्या नहीं करना है, सिर्फ क्लास करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम आपको पहला इंस्ट्रक्शन यही देंगे सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, जो भी लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, सभी लोगों को यह इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर आपको इतिहास पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और अगर आप बिहार के परीक्षा के विषय में सोचते हैं, बिहार में कंपटीशन को फोड़ना चाहते हैं, मतलब कंपटीशन निकालना चाहते हैं, तो आपकी पकड़ इतिहास पर अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा बीपीएससी 30 से 35, 35 से 40, यानी 30 से 40 के बीच में सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी का ये ट्रेंड है, 30 से 40 के बीच में सिर्फ इतिहास से क्वेश्चन पूछता है। तो बीपीएससी अगर आपको फोड़ना है, मतलब बीपीएससी अगर आपको निकालना है, तो आपको आपकी पकड़ इतिहास पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, या बिहार दरोगा में 15 से 20 पूछता है, बिहार पुलिस में 5 से 7 या 10 पूछता है, 5 से 7 या 5 से 10 के बीच में पूछता है। तो बिहार के परीक्षा में इतिहास का काफी व्यापक रोल होता है। तो अब इतिहास की एक सामान्य सी समझ हम तो आपके जेहन में ला ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्वयं से भी काम करना होगा। अगर आप सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर दिक्कत है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर आप सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे, अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे, तो फिर होगा यह कि हम जितना पढ़ेंगे आप उतना ही याद रख पाएंगे। लेकिन अगर आप स्वयं से थोड़ा हाथ पैर मारेंगे तो हो सकता है कि आप अपने नॉलेज को और भी विस्तारित रूप दे सकते हैं, और भी विस्तारित रूप दे सकते हैं। और आज के डेट में विस्तारित नॉलेज आपके भीतर होनी चाहिए। सामान्य तौर पर यह बात टीचर नहीं कहता है, टीचर सीधा तौर पर यह कहता है जो पढ़ाते हैं पढ़ो, उतना याद रखो, काम चल जाएगा। समझ गए? सामान्य तौर पर टीचर यही कहता है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप मेरे साथ साथ अपना भी हाथ पैर मारिए। अब अपना हाथ पैर मारने के लिए सोर्स क्या होना चाहिए, किताब क्या होना चाहिए? तो अगर आप अपने अंदर इतिहास की समझ को विकसित करना चाहते हैं और आप किसी भी विषय को जो है ना इस रूप में तो लेकर पढ़िए ही कि हमें फलना एग्जाम को क्रैक कर देना है, साथ ही साथ इस रूप में भी लेकर के पढ़िए इतिहास को कि हमें ऐतिहासिक घटनाओं से कुछ अपने जीवन में भी चीजों को सीखना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तो एट फर्स्ट अगर आप सोर्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे अलावा अगर आप कुछ पढ़िएगा तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। हम जो पढ़ाते हैं और हमारे अलावा अगर आप हाथ पैर मारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। और हमको ऐसा लगता है कि हम जितना पढ़ाते हैं और उसमें आप एनसीईआरटी का तड़का लगा लेते हैं स्वयं से, तो हमको लगता है कि इतिहास आपका
काफी बेटर हो जाएगा, काफी बेहतर हो जाएगा, समझ, काफी बेहतर हो जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एनसीईआरटी में जो है कौन क्लास से लेकर कौन क्लास तक के एनसीईआरटी को पढ़े। तो जैसे अलग अलग, जैसे कोई बीपीएससी का तैयारी करता है तो वो 11 12 का एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े। कोई अगर मान लिया जाए कि बिहार दरोगा की तैयारी करता है तो वो 9 10 का एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि 9 10 के एनसीईआरटी में विश्व इतिहास है और विश्व इतिहास से 2-3 गो क्वेश्चन सीधा सीधा उठा करके पूछता है। भारत के इतिहास के लिए तो कोई भी बुक सफिशिएंट है, लेकिन विश्व इतिहास के लिए कोई बुक सफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप फाउंडेशन बैच के छात्र हैं तो हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। फाउंडेशन में जो बच्चा आता है हम उसके विषय में यही मान करके चलते हैं इंटरमीडिएट हो गया है, इंटरमीडिएट करने के बाद लोग आए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में होंगे, सेकेंड पार्ट में होंगे या थर्ड पार्ट में होंगे, हम ये मान करके चलते हैं। और जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है उनके पास सफिशिएंट टाइम है, और उनके पास सफिशिएंट टाइम है तो जिनके पास सफिशिएंट टाइम है उनको एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है 7th से लेकर के 12th तक के एनसीईआरटी को पढ़ना है। 7th से लेकर 12th, 7th और 8th में भारत का इतिहास है, 9 10th में विश्व का इतिहास है, और 11 12th में भारत का और विश्व का दोनों है। 11th में प्राचीन भारत है फर्स्ट पार्ट में, 11th के सेकेंड पार्ट में मध्यकालीन भारत, और 12th के फर्स्ट पार्ट में आधुनिक भारत, और सेकेंड पार्ट में विश्व इतिहास। तो हमारे अलावे अगर आपको कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत है एनसीईआरटी के साथ, बस, और कुछ नहीं। दूसरा हम कोई बुक आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो अनुभव प्राप्त किया है किताब पढ़ के अपने जीवन से, एनसीईआरटी जो नॉलेज आपके अंदर विकसित करता है वो नॉलेज कोई और बुक आपके अंदर विकसित नहीं कर सकता है। एनसीईआरटी की यह खासियत है। देखिए, आप सुनते होंगे पीसीएस का तैयारी करने वाला एनसीईआरटी जरूर पढ़ता है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ता है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, वह एनसीईआरटी जरूर करता है। एनसीईआरटी करने के पीछे कारण क्या है? देखिए, एनसीईआरटी करने के पीछे कारण यह है कि एक तो किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपका तार्किक विकास होता है, आप में सोचने की क्षमता आती है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है। मार्केट के अदर बुक और एनसीईआरटी कोई एक राइटर नहीं लिखता है, बल्कि देश के जो बेहतर यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, पीयू, पटना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के 10-15 प्रोफेसर मिलकर बैठ करके एनसीईआरटी लिखता है, समझ गए? एगो नहीं लिखता है। अदर बुक को अगर आप देखेंगे, अदर टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो कोई एक राइटर लिखा है, जैसे कि एसके पांडे ने लिखा है, अलग अलग सेगमेंट अलग अलग इतिहासकार ने लिखा है। तो अब आप खुद समझिए कि एक काम को 15 लोग मिलकर कर रहा है और एक काम को सिर्फ एक लोग कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 15 लोग वाला काम ज्यादा बेटर होगा, लेकिन कभी कभी ज्यादा लोग वाला काम भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन यहां पर इस बात को नहीं लेकर के चलना है। तो एनसीईआरटी काफी बेहतर बुक है इतिहास की समझ को विकसित करने के लिए। तो बुक हम आपको बता दिए हैं, इसके अलावे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग इतिहास पर आते हैं। भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। भारत के इतिहास को जो हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उसमें एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा हम देखें तो तीसरा होता है आपको आधुनिक भारत का इतिहास। शुरू करने के लिए कोई भी शुरू किया जा सकता है। टारगेट बैच में सामान्य तौर पर हम मॉडर्न से शुरू करते हैं, क्योंकि
परीक्षा टारगेट बैच का 6 महीना 7 महीना के भीतर होना रहता है और मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसी वजह शुरुआत मॉडर्न से करते हैं। लेकिन आपके पास 1 साल 1.5 साल टाइम है, इसलिए हम आपके बैच में इतिहास की शुरुआत प्राचीन भारतीय इतिहास से करने जा रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। अब पढ़ाने का क्या रहेगा? पढ़ाने का तो यह रहेगा कि आपको यहां पर हमने देखा है कि अगर हम जैसे कि पॉलिटी, पिछला सब्जेक्ट जो आपके बैच में हमने खत्म किया है, वो पॉलिटी हमने खत्म किया है, तो पॉलिटी को पढ़ाते हुए हमने यह महसूस किया कि जैसे हमने पॉलिटी पढ़ाया है, मतलब समझाया, लिखाया, याद करवाया, इस तरीका से अगर हम चलते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो थोड़ा टाइम को कम किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए, और आपका कॉपी भी तैयार हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमने यह तय किया है कि कुछ चीज जो कि कॉपी में हम आपको लिखाएंगे और कुछ चीज का नोट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ चीज हम आपको कॉपी में लिखवाएंगे और कुछ चीज हम नोट प्रोवाइड करवाएंगे, और जो नोट प्रोवाइड करवाएंगे वो होमवर्क देंगे कि इसको इसके बाद कॉपी में लिख कर लाना है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि हमने शुरू किया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के विषय में हमने आपको बताया, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की मदद से की। चाणक्य तक्षशिला का रहने वाला था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया। तक्षशिला के अध्यापक चाणक्य का अपमान घनानंद ने किया। घनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से ही घनानंद की सत्ता को समाप्त किया और नंद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश मौर्य वंश के शासन की स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में और देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में जैन धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के सरबन बेलगोला में बिताया। संलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण का त्याग किया। ठीक है। फिर बिंदुसार को देखेंगे, फिर अशोक को देखेंगे, अशोक के उत्तराधिकारी को देखेंगे, समझा देंगे। मान लिया जाए कि हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में बताया, अशोक के विषय में बताया, तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार हम आपको कॉपी में नोट डाउन करवा देंगे, और अशोक का जो है हम आपको नोट दे देंगे और कहेंगे कि आप घर से इसको लिख करके लाइएगा। और अगले क्लास में जो है, अब हजारों की संख्या में छात्र है तो सबका चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ का हम चेक करेंगे जिससे पता चल सके कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं। और पिटाई तो होता ही है, पिटाई तो होगा ही अगर नहीं करके आइएगा। तो आपको हम यहां पर यह भी कहना चाहेंगे कि आपको स्वयं से भी ईमानदार होना होगा, स्वयं से भी काम करना होगा। यानी जो डायरेक्शन देंगे उस डायरेक्शन के आधार पर जो है आपको स्वयं से भी काम करना होगा। और यही इसके लिए भी हमने हाथ गोड़ मारने शब्द का प्रयोग किया है। हमने जो ये बोला है कि हाथ गोड़ स्वयं से मारना होगा, मतलब जो होमवर्क देंगे उसको भी करना है। हाथ गोड़ मारने का मतलब ये भी है। अब ये नहीं कि क्लास में आए, क्लास में पढ़ लिए बस हो गया। क्लास आप आते हैं, क्लास में हम आपको बताते, क्लास में तो हम आपको प्रॉपर वे में याद भी करवा करके छोड़ देते हैं, याद भी करवा देते हैं, फिर हम आपको छोड़ते हैं। तो घर पे भी जाकर के उसको देखना है। हाथ गोड़ मारने का मतलब यह भी हुआ। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे जो बात हम समझाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ऐसा तो कोई पहाड़ वाला बात तो नहीं बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा। इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगा। क्या जी है कि नहीं कॉमन सेंस? कि मुसल्लपुर हाट के बाजार में बेच दिए। हाट में कॉमन सेंस बिकता है और खरीदता भी है लोग। आपके पास ना है तो हाट में जाके खरीद लीजिए, अगर है ज्यादा तो जाके बेच दीजिए। चलिए अब सुनिए, इतिहास देखिए। इतिहास को एक विषय के तौर पर, इतिहास को
एक विषय के तौर पर किसी व्यक्ति ने स्थापित किया है तो उसका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। यही कारण है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। और अभी हम आपको पूरे इतिहास का सिलेबस संक्षिप्त रूप में बताते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास का हम आपको सिलेबस लिखा भी देंगे। एक तो अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। इतिहास को जानने के जो 3 स्रोत है उसमें एक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। और तीसरा है आपको साहित्यिक स्रोत। तीसरा है साहित्यिक स्रोत। यही 3 स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं, इतिहास को समझते हैं, इतिहास का नॉलेज हमें होता है, इतिहास का ज्ञान हमें होता है। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। यहां पर तो बहुत लोग को पुरातात्विक का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सबको नहीं मतलब समझ में आ रहा। कुछ लोग को निश्चित तौर पर मतलब समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। जिनको समझ में आ रहा अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम है। देखिए, आपको जो भारत के पौराणिक स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन यानी प्राचीनतम स्थल, पुराना स्थल, उन स्थलों को जब खोदा जाता है तो उन स्थलों की खुदाई से, स्थलों को जब खोदा जाता है, खोदना का मतलब समझते हैं ना? है कि खोदना का मतलब भी बताना होगा। तो किसी भी प्राचीनतम स्थल की जब खुदाई होती है, उस खुदाई से सूती का कपड़ा निकलता है, उस खुदाई से बर्तन के कुछ साक्ष्य निकलते हैं, मानव का हड्डी निकलता है, खेत जोतने वाला हल निकलता है। अगर उस समय के शासक ने सिक्का चलाया है तो सिक्का निकलता है। तो भारत के पौराणिक स्थलों के उत्खनन से, मतलब खुदाई से जो वस्तु की प्राप्ति होती है, उस आधार पर वैज्ञानिक और विद्वान अनुमान लगाते हैं कि यह वस्तु इतना वर्ष पहले का है। तो इतना वर्ष पहले कौन सभ्यता था भारत में? तो फलना सभ्यता था भारत में, तो यह वस्तु फलना सभ्यता की है। मतलब फलना सभ्यता से सूती के कपड़े के प्रमाण मिले हैं। मतलब फलना सभ्यता में सूती के कपड़े उस सभ्यता के लोग पहना करते थे। जैसे भारत की जो पहली सभ्यता है, भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता के कई सारे स्थल है। उसमें एक मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो वहां से सूती के कपड़ा का टुकड़ा मिला, और जब वहां से सूती के कपड़ा का टुकड़ा मिला तो उस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ा भी पहना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ा भी पहना करते थे, यह तो उसके खुदाई से पता लगा है।
तो उत्खनन या खुदाई से जो वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उस आधार पर इतिहास को जो हम जानते हैं, उन्हीं सब चीजों को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। उन्हीं सब चीजों को पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि जो अभिलेख हैं, अभिलेख प्राचीन कालीन शासकों के द्वारा बड़े बड़े शिलापट बनवा करके, बड़े बड़े शिलापट मतलब पत्थर का बड़ा सा जो है बोर्ड बनवा करके उस पर कुछ लिखवा दिया जाता था। तो अगर उत्खनन से वो मिला है तो जिस शासक ने लिखवाया है उस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत या पुरातत्व का मतलब यह होता है कि उत्खनन से जो वस्तु मिले हैं उससे जो हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, वही तो पुरातात्विक स्रोत है। इसके बाद आगे है विदेशी यात्रियों का विवरण। आप जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय मेगास्थनीज भारत आया था। उन्होंने अपनी रचना इंडिका में भारत के विषय में लिखा है। फिर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में लिखा है। फिर हर्षवर्धन के समय वेनसोंग आया था, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। फिर मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। महमूद गजनबी के साथ कई सारे इतिहासकार जैसे कि अलबरूनी आए थे। फिर आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता आया था। फिर विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत डोमिंग पायस, बारबोसा, नूनीज, ये सब लोग आए थे। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत निकितीन आया था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कैप्टन हॉकिंस आए थे, टॉमस मुंडो आए थे, टॉमस मनुची आया था, फ्रांसिस बर्नियर आया था। ये सभी लोग मुगल काल के दौरान आए थे। फिर आधुनिक काल के दौरान भी कई सारे विद्वान, कई सारे यात्री, विदेशी यात्री भारत आए थे। तो जो भी विदेशी यात्री भारत आए थे उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, भारत के विषय में लिखा है। तो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और जो विदेशी यात्री जिस कालखंड में आया उस कालखंड के विषय में लिखा। जैसे फाहियान गुप्त वंश के दौरान आया था तो उन्होंने गुप्त वंश के शासकों के विषय में लिखा। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया तो उन्होंने हर्षवर्धन के शासन के विषय में लिखा। डोमिंग पायस बारबोसा विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के विषय में लिखा। टॉमस मुंडो टॉमस मुंडो हो गए, कैप्टन हॉकिंस हो गए। फिर आपको फ्रांसिस बर्नियर हो गए। ये सब मुगल काल में आए तो इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांत में मुगलों के विषय में लिखा। तो विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्री का मतलब आप समझे होंगे। फिर साहित्यिक स्रोत, हर कालखंड में कोई ना कोई बुक लिखा गया है। जैसे कि आज आप जी रहे हैं, आज के यानी वर्तमान समय के तो आप साक्षी हैं। तो क्या वर्तमान समय में बुक नहीं लिखा जा रहा है, किताब उताब नहीं लिखा जा रहा है? मोदी जी के जीवन पर 10 से ज्यादा बुक लिख दिया गया होगा, समझ गए? तो हर कालखंड में विद्वान होते हैं और हर कालखंड के विद्वान जो है कुछ साहित्य लिखते हैं। उन साहित्यों से भी हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो आप यहां पर समझिएगा कि जो भारत का इतिहास है इसको आप हमेशा याद रखिएगा। यह चीज आपको हर जगह काम आएगा। वहां पे अकबकाना ना है कि पुरातत्व का मतलब क्या होगा, विदेशी यात्री साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या होगा। प्राचीन में भी आएगा, मध्यकालीन में भी आएगा, आधुनिक में भी आएगा। तो भारत के इतिहास को जानने के जो है ये 3 प्रमुख स्रोत हैं। अब जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो मूल तौर पर भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 बीसी से
1947 एडी, 1947 एडी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1947 एडी तक की घटनाओं को हमें पढ़ना होता है। 2500 बीसी से 1947 एडी तक की घटनाओं को पढ़ना होता है। अब यहां पर दो शब्द का हमने आपके साथ प्रयोग किया है। जो दो शब्द का हमने आपके साथ प्रयोग किया है, एक है आपको बीसी और दूसरा है आपको एडी। एक है बीसी और दूसरा क्या है आपको एडी। तो बहुत लोग बीसी एडी का मतलब समझते होंगे और बहुत लोग नहीं समझते होंगे। जो समझते हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझते हैं वो समझिए। देखिए, एक तो बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ये तो इसका फुल फॉर्म हुआ। अब इसको आप समझिएगा। यह जो संसार है, इस संसार में कई सारे धर्म है, हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इत्यादि इत्यादि। तो जो इस संसार में कई सारे धर्म हैं, उन धर्मों में एक प्रमुख धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, ईसाई। और जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह है, ईसा मसीह। और जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह का जो जीवन है, उसके जीवन काल को आधार बनाते हुए ही बीसी और एडी का निर्धारण हुआ है। उनके जीवन काल को आधार बनाते हुए ही बीसी और एडी का निर्धारण हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटना घटित हुई है उसे बीसी कहा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है। हिंदी में ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटित हुई है उसे एडी यानी एनो डोमिनी यानी ईसवी कहा जाता है। एनो डोमिनी यानी ईसवी कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जीवन काल को शून्य मान लिया गया है। जो ईसा मसीह, और ईसा मसीह के विषय में यह मान्यता है कि ईसा मसीह का जन्म जो है 1 ईस्वी में हुआ है, 1 ईस्वी में हुआ है। तो ईसा मसीह का जो संपूर्ण जीवन काल है उसको 0 मान लिया गया है। जैसे आप समझिएगा, यहां पर मैथमेटिकली गणित के आधार पर आप समझिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पीछे जाना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे जाते हैं हम लोग पीछे। हाँ या ना? इतना तो कॉमन सेंस होगा हो। इतना अगर ना है तो मैट्रिक इंटर कैसे पास किए वो? तो, अरे चोरी भी करके अगर आप पास किए हैं तो क्या इतना समझ नहीं होगा? बकलोल भी इतना समझा है? अच्छा ना है, आप इसका पिए हैं इसलिए इतना पता है। चलिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, समझिएगा। तो 0 आगे बढ़ते हैं तो आपको बढ़ता जा रहा है ईस्वी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो एक बात बताइएगा, अगर समझ है तो -2 बड़ा है कि -5? -5 ना, 5 ना, 2 बड़ा है। अच्छा ठीक, हाँ हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है आपको समझ है, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अगर आपको यह समझ है तो बीसी और एडी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि हमने आपको यह बताया है कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष को शून्य मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? शून्य मान लिया गया है। जन्म के बाद की घटना ईसवी और जन्म के पहले की घटना ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व समझिए, ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। तो अगर जन्म के बाद हम जाएंगे तो 0 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 आएगा, हाँ या ना? आएगा। और अभी हम लोग वर्तमान में हम लोग ईसवी में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? ईसवी। तो ईसवी में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे बढ़ता जा रहा है ना जी डिजिट, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यह समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो इसलिए हम लोग ईसवी में जी रहे हैं। इसलिए आप देखिए 2019 आया, 2020 आया, 2021 आया, 2022 आया। अभी हम लोग 2022 में है, आगे चल करके 2023 में जाएंगे, 2024 में, 2025 में, 2026 में। तो हम लोग ईसवी में जी रहे हैं तो ईसवी बढ़ रहा है, हाँ या ना? हाँ, बढ़ रहा है ना जी। चलिए अब मान लिया जाए कि हम लोगों को ईसवी पूर्व में जाना है, तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा ना जी। और कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो अब ईसवी पूर्व में क्या होता है जानते हैं? ईसवी पूर्व में जो ईसवी होता है वह घटता है। देखिए ईसवी में आपने देखा, ईसवी में आपने देखा, ईसवी में क्या हो रहा है? ईसवी बढ़ता है। क्या होता है? 2019 के बाद 2020, फिर 2021, 2022, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना जी। लेकिन ईसवी पूर्व में जैसे 0 से बैक जाते हैं तो घटेगा ना हो, -1, -2, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। ये बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो अब जो आपको महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, अगर हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को देखें तो जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी हैं, ये लोग ईसा मसीह के जन्म के पहले के हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के हैं। और जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो यह बात आपको हजम हो रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ और महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। यह बात हजम हो रहा है। तो मतलब ईस्वी पूर्व में ईस्वी घट रहा है नो हो। पहले 563 ईस्वी पूर्व है, फिर 562 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। तो ईस्वी पूर्व में ईस्वी घटता है और ईस्वी में ईस्वी क्या होता है? आपको बढ़ता है। तो अब अगर हम आपको लिखाएंगे कि अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में हुआ और अशोक का निधन
232 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक का निधन 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो इसको आप हजम कर जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मतलब बीसी और एडी हम मान करके चले कि आप लोग समझ गए हैं, इतना मान के चले ना जी। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब चीज आपके भीतर, इन सभी चीजों की समझ जो है आपके भीतर होनी चाहिए। नहीं तो आगे हम हेडिंग मरवाएंगे मौर्य काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। बहुत विद्यार्थी तो यही सोचेगा ई का हो रहा है, ठीक है। तो ई का हो रहा है, तो उसी को आज क्लियर कर रहे हैं कि उ का हो रहा है, समझ गए। तो चलिए, ये बीसी एडी की बात हो गई। अब देखिएगा, जो यह संसार है, इस संसार के भीतर कई सारी सभ्यताएं पनपी, कई सारी सभ्यताएं पनपी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो तमाम सभ्यताएं पनपी है, इन सभी सभ्यताओं में अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पहली सभ्यता है, भारत की जो पहली सभ्यता है वह आपको हड़प्पा सभ्यता है। भारत की जो पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है। मुख्य तौर पर भारत के इतिहास की शुरुआत वहीं से होती है, हड़प्पा सभ्यता से ही भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले का भी इतिहास है, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी इतिहास को हमें समझना है। अब यहां पर एक चीज को और समझते हैं। जैसा कि आप यहां पर समझ पाए होंगे कि हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ने में सुविधा हो, इस दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहां पर जैसे भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, वैसे ही जो इतिहास विषय है, यानी जो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को कालखंड यानी समय के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया। हिस्ट्री यानी इतिहास को कालखंड यानी समय के दृष्टिकोण से जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, जो 3 भागों में बांटा गया है उसमें एक है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा है आपको ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपको ऐतिहासिक काल। अब यहां पर प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस समय मानव लिखने की कला से अवगत नहीं था, और जब मानव लिखने की कला से अवगत ही नहीं था तो लिखा होगा, हाय लिखा होगा जी? नहीं ना। पहले लोग पहले मानव लिखने की कला से अवगत होंगे तब तो जाकर के लिखेंगे। अगर अवगत ही नहीं होंगे तो क्या लिखने का कोई सवाल पैदा होता है? नहीं होता है। जैसे कि इतिहास को समझने के लिए आप इस चीज को अपने ऊपर लेकर समझिए। अभी तो आप जवान जहान हैं, समझ गए? मतलब अभी तो आपको हर चीज आता है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मतलब आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी से, सब चीज कर सकते हैं। क्या आपके अंदर इन सभी चीजों का विकास, जैसे आपके अंदर लिखने का विकास, आपके अंदर कपड़ा पहनने का विकास,
आपको खाना बनाने का अनुभव, खाना बनाने के लिए आने भी लगा है, समझिए सब चीज आने लगा है। तो क्या इस चीज का विकास रातों रात हो गया? कल आप जन्म लिए, आज विकास हो गया आप में? ऐसा तो नहीं है। मतलब यही सब चीज का विकास होने में तो 20-22 बरस लग गया, समझ गए? ये है कि पटना के विद्यार्थी में एक चीज है, खाना बनाने के लिए बेहतर आ जाता है। पटना के विद्यार्थी को अपनी बीवी से कोई खास टेंशन नहीं होगा। बना के दी ठीक है, नहीं बना के दी अपना बना के खा लेंगे और उसको भी बना के खिला देंगे क्या? चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए। अब एक बात बताइए, तो जैसे आप एक मानव हैं, आप एक मानव हैं, आपका जब जन्म हुआ होगा, या मेरा या किसी का भी जब जन्म हुआ होगा, किसी का भी जब जन्म हुआ होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय मानव नंगा रहता है और फिर वो बच्चा को सिर्फ और सिर्फ रोने आता है, रोने के अलावा और कुछ नहीं करने आता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वो रोता है, समझिए रोता है, समझ गए? और फिर धीरे धीरे उस बच्चा का शारीरिक विकास होता है, मतलब शरीर बढ़ता है, मानसिक विकास होता है, वैचारिक विकास होता है। धीरे धीरे जब वो जन्म लेता है तो वो ना स्वयं से उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो बचपन में यानी बच्चा के जन्म लेने के बाद सब चीज उसकी मां करती है, उसको बैठाना, सुलाना, खाना खिलाना, पिलाना, हर चीज, कपड़ा पहनाना, हर चीज। फिर धीरे धीरे बच्चा को बोलने के लिए प्रेरित मां करती है, बच्चा के मुंह में दांत आता है, बच्चा अनाज खाना प्रारंभ करता है, बच्चा का और शारीरिक विकास होता है, बच्चा धीरे धीरे जो है घुरकना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ना शुरू, फिर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर हाथ में कॉपी कलम थमाया जाता है, फिर वो लिखना पढ़ना शुरू करता है। फिर 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बाद जो है उसको अगर हॉस्टल में दे दिया जाता है तो वह धीरे धीरे कपड़ा पहनना, अपना काम स्वयं करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे आप क्लास दर क्लास बढ़ते जाइएगा, आपका मानसिक विकास होगा, वैचारिक विकास होगा, आपके बुद्धि का विकास होगा। फिर आपको सब चीज समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब चीज का विकास होगा। तो जैसे आपका विकास स्टेप बाय स्टेप, जन्म से लेकर अभी तक आपका विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी आपका विकास हुआ है। वैसे ही जो इस संसार के मानव हैं उनका भी विकास सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मानव जन्म लिया, कुकर इन्वेंट कर दिया और हम लोग चावल दे करके बना करके खाने लगे। मानव जन्म लिया और आग का खोज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सब एग्जाम्पल इस वजह से दे रहे हैं, ये सब इतिहास के समझ को, इतिहास के आपके समझ को विकसित करेगा। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। अरे हर एग्जाम्पल तो हम आपके जीवन से जुड़े हुए दे रहे हैं, समझिए। ये सब चीज भूलने वाला है जी। बच्चा जन्म लेता है तो पहले रोता है, ये सब बात भूलने वाला है। चलिए सुनिए, तो जब मानव इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे तो उस समय के मानव नंगा रहते थे, नंगा, समझिए नंगा रहते थे, कुछ नहीं पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मानव में तार्किक, बौद्धिक और मानसिक विकास हुआ, मानव का तार्किक, बौद्धिक और मानसिक विकास हुआ, तो उन्हें लगा कि हमें अपने गुप्त अंग को ढकना चाहिए। तो फिर मानव जो वृक्ष होता था उसके पत्ता से अपने गुप्त अंग को ढकना शुरू कर दिया।
फिर धीरे धीरे मानव उस समय में खाता क्या था, तो कच्चा फल फूल खाता था और जानवर का शिकार करके, समझे, उसको कच्चा खा जाता था जब तक आग की खोज नहीं हुई। लेकिन जब आग की खोज हो गई तो फिर मानव उन चीजों को आग पर पकाकर खाने लगे, उन चीजों को आग पर पकाकर खाने लगे। धीरे धीरे समय निकलता गया, मानव का हर रूप से विकास होता गया, तो धीरे धीरे मानव लिखने की कला से भी अवगत हुए। फिर मानव लिखने लगे, उनके लिखित साक्ष्य से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होने लगी। तो आप जो आज देख रहे हैं, आज का जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, आज की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हमेशा नहीं हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि ऐसा ही स्थिति हमेशा हुआ करता था, नहीं, बल्कि स्थिति इससे इतर हुआ करती थी, कुछ और अलग स्थिति हुआ करती थी। तो अब हम लोग आते हैं, इसको तो समझा दिए हैं। अब प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, अब इसका परिभाषा बताएंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड में मानव लेखन कला से अवगत नहीं था। मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, मतलब मानव लिखता ही नहीं था, मतलब इस समय का कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं, इस समय का कोई लिखित साक्ष्य है ही नहीं। और जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो क्या उसको पढ़ने का कोई सवाल पैदा होता है? पढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस समय के मानव बहुत असभ्य और बर्बर थे। इस समय के मानव को बहुत ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं था। और इस समय के इतिहास के विषय में जानकारी, प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी हमें पत्थर से बने औजारों से प्राप्त होती है, पत्थर से बने औजारों से प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड में मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं है और पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आखिरकार इस कालखंड को जानने का स्रोत क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल को जानने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है, वह है पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। अगर भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास को हमें जानना है तो भारत के जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, भारत के जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है उसका उत्खनन करना होगा। और उसके उत्खनन से हमें जो वस्तु की प्राप्ति होगी वही वस्तु हमें भारत के प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी देगा। यानी प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको हम क्या बता सकते हैं? पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रहे कि प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, यह बात आपसे पूछा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपको पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक स्रोत। समझ गए? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पाषाण युग को रखा जाता, पाषाण युग, पाषाण युग को रखा जाता है, स्टोन एज को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल है पाषाण युग यानी स्टोन एज, पाषाण युग यानी स्टोन एज, स्टोन एज। स्टोन एज के विषय में भी हम लोगों को पढ़ना है। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है।
इसके बाद दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड में मानव में थोड़ी बहुत बौद्धिक विकास हो चुकी थी, मानव का चेतना विकसित हो चुका था, मानव लिखना प्रारंभ कर चुके थे। और जब मानव लिखना प्रारंभ कर चुके थे तो स्वाभाविक सी बात है, मानव में लेखन कला का विकास हो चुका था। और जब मानव में लेखन कला का विकास हो चुका था तो अब मानव लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखा होगा ना। हाय, मोबाइल चलाने के लिए आने लगा तो मोबाइल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? ना, मुंह तोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करती है। कम से कम 4 घंटा से कम ने मोबाइल चलाती होगी, समझिए। चलिए, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस कालखंड में मानव लेखन कला से अवगत हो चुका था। लिखित साक्ष्य भी इस समय के मिले हैं। लिखित साक्ष्य भी इस समय के मिले हैं, लेकिन जैसे आप समझिए, बच्चा के हाथ में अगर स्लेट और पेंसिल दीजिएगा तो क्या लिखेगा पता कर पाइएगा? आम लिखा है कि नाना लिखा है कि चाची लिखा है, पता कर पाइएगा? नहीं। तो लेखन कला का विकास हो चुका था, लिखित साक्ष्य इस समय का उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। थोड़ी कम पढ़ा नहीं जा सका, समझ गए? वर्ड मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलता है और हाथ थोड़ा कम चलता है, समझे? चलिए ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका। अब देखिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता आता है। मुख्य तौर पर आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है, लेकिन ध्यान रहे कि आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हड़प्पा के साथ साथ इसका एग्जाम्पल है हड़प्पा और वैदिक। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस कालखंड के लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर होता हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालखंड। आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता आता है। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? इसके बाद आगे है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक बात बताना भूल गए यहां पर। अब यहां पर एक बात यह है कि आदि ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी कहां से मिलता है? तो जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल के विषय में भी जानकारी हमें मुख्य तौर पर पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। मुख्य तौर पर पुरातात्विक स्रोत से ही मिलती है। पुरातात्विक स्रोत से ही आदि ऐतिहासिक कालखंड के विषय में भी जानकारी मिलती है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, आप इस बात को समझिएगा थोड़ा सा गौर से। जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है, उस उत्खनन से जो वस्तु की प्राप्ति हुई है, वही वस्तु तो हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी देता है। और इसलिए हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न पूछा जाता है, जब आप उन प्रश्नों की प्रकृति को देखेंगे तो प्रश्नों की प्रकृति में आपको इस प्रकार का प्रश्न सबसे ज्यादा मिल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्नानागार का प्रमाण कहां से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण कहां से मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण कहां से मिले हैं, कंघा यानी जो बाल झाड़ा जाता है, कंघा का प्रमाण कहां से मिला है, लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिला है, बैलगाड़ी का प्रमाण कहां से मिला है, समझ गए? तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता
के विषय में जानकारी ही हमें पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। मतलब उत्खनन होने से जो अलग अलग हड़प्पाई स्थल से उत्खनन होने से जो अलग अलग हड़प्पाई स्थल से वस्तु की प्राप्ति हुई है, वही तो हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी देता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कंपटीशन प्रश्न पूछेगा तो वहीं से ना पूछेगा जी। तो अगर हड़प्पा सभ्यता में किसी सेगमेंट को आपको बेहतर ढंग से करके जाना है, तो वह इस सेगमेंट को बेहतर ढंग से करके जाना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस वस्तु की प्राप्ति कहां से हुई है। ज्यादातर केस में प्रश्न यहीं से आता है और लोग फंसते हैं। समझिए, लोग फंसते हैं, और यहां से जब प्रश्न आता है तो लोग फंसते हैं, लोग गलती करके आते हैं। समझ गए। इसके बाद अब हम आगे आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को हम देखें तो जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जिसको पढ़ा भी जा सकता है, जिसको पढ़ा भी जा सकता है। और भारत में 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है, क्योंकि 600 ईस्वी पूर्व के बाद की घटनाओं का विवरण साहित्यों में है, लिखित रूप में है, और साहित्यों में जो लिखित रूप में है उसको पढ़ के हम लोग 600 ईस्वी पूर्व के बाद के ऐतिहासिक घटनाओं को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड है, यही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का कालखंड है। इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी पैदा हुए थे। तो यहां पर हम यह भी बात कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। और इस ऐतिहासिक कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत से प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बाद जो है आपको साहित्यिक स्रोत, दोनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोनों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इतना बात समझ में आया? अब यहां तक कुछ चीज लिखिए ना कॉपी में। कॉपी लेके आए ना, बढ़िया सा सुंदर सा। हाँ, लिखिए जय बजरंग बली। सबसे पहले लिख दीजिए कॉपी पे। देखिए, जय बजरंग बली का नाम इसलिए लिए हैं, पावर, शक्ति, शक्ति का देवता है वो। ठीक है, पावर बहुत है उसमें, समझे? तो आप में पढ़ने की शक्ति दे, और क्या। चलिए लिखिए, नया किताब है पूरा, जिंदा गाड़ देंगे हम सबको। चलिए लिखिए, लिखिए। लिखिए इतिहास, भारतीय इतिहास लिखिए, भारतीय इतिहास। लिखिएगा सबसे पहले, वैसी घटनाएं वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, वैसी घटनाएं जो घटित हो चुकी है, उन घटनाओं का ही उन घटनाओं का ही उन घटनाओं का ही उन घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण, उन घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण
उन घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण, क्रमबद्ध विवरण, क्रमबद्ध मतलब सिलसिलेवार ढंग से लगातार, क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। या इसका दूसरा परिभाषा लिखिए, या दूसरा परिभाषा लिखा रहे हैं, या अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली, निरंतर मतलब लगातार, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। इस परिभाषा को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, अतीत का मतलब पहले, अतीत का मतलब पहले, ठीक है, पहले। वर्तमान, अभी, वर्तमान का मतलब अभी, अभी जो आप जी रहे हैं। तो एक बात बताइए कि पहले की घटनाओं को आज की घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस आधार पर इस परिभाषा को आप समझ जाइएगा। जब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़िएगा और हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन को पढ़िएगा, तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे, सूर्य की उपासना किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवता की पूजा किया करते थे, शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिव के लिंग रूप की पूजा और शिव के मानव रूप की पूजा, दोनों रूप की पूजा हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। आगे बताएंगे, अभी आप ये मान के नहीं चलिएगा कि देखिए हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहता है। कोई कहता है 2500 से 1800, कोई कहता है 2500 से 1500, कोई कहता है 3000 से 2500, कोई 2500 से 2000। तो एक जो एवरेज है 2500 से 1800 मान करके चलिए। तो 2500 ईस्वी पूर्व में जो मानव थे वे सूर्य की उपासना करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, शिव के मानव रूप और शिव के लिंग रूप की पूजा करते थे। क्या आज का मानव सूर्य की उपासना नहीं करते? छठ पर्व कौन चीज का प्रतीक है? उसी का ना प्रतीक है जी। क्या आज का मानव तुलसी का पूजा नहीं करता? तुलसी भी तो एक वृक्ष है, और भी तो बहुत सारे वृक्ष का पूजा करते हैं, स्पेशली बरगद, बरगद हो गया, और भी बहुत सारा वृक्ष है, नहीं करते हैं पूजा। क्या आज के मानव शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं? करते हैं। तो देखिए, जो पहले के पूजा का तरीका, पहले जो लोग करते थे वो काम तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन पहले के मानव के पूजा का तरीका अलग होगा, आज के मानव के पूजा का तरीका अलग है। पहले का मानव अलग होगा, आज का मानव अलग है। पहले के मानव का इतना ज्यादा विकास थोड़े हुआ था जितना आज के मानव का विकास हो गया है। मतलब है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ उसी पे तो नजर रहेगा। देखिए, एगो शब्द लिपस्टिक बोले हैं जो लड़की लोग लगाती है, समझ गए? वो लिपस्टिक पे उसका नजर तभिए से है,
क्लास में पिछले लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है, 1.5 घंटा से लेक्चर दे रहे हैं, और उस 1.5 घंटा के लेक्चर में ही लड़का लिपस्टिक पे आकर के अटका हुआ। बताइए इसके जीवन का क्या होगा? इसके जीवन का तो वो हाल होगा कि बीबी कहेगी हमको लिपस्टिक ला करके दीजिए, वो नहीं खरीद के दे पाएगा। अगर ऐसे जीवन भर यहां पे अटके रहे तो समझ गए। लगता है खरीद के दिए हैं किसी का। चलिए सुनिए, हाँ, इस परिभाषा को हम समझा रहे थे। अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाली संवाद को इतिहास कहते हैं। तो ये जो हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल से ये परिभाषा थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मतलब पहले जो घटना होती थी उसी में परिवर्तित होकर आज भी हम उन्हीं सब चीजों को जो करते हैं वही तो इतिहास है। समझ गए? अब नीचे से लिखिएगा, इतिहास को एक विषय के रूप में स्थापित इतिहास को एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय यूनानी विद्वान हेरोडोटस को जाता है। जिस कारण उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। जिस कारण उन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने यानी हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार क्रमबद्ध तरीका से लिखने का प्रयास किया गया। धर्मशाला नहीं है, ये रोशन आनंद का क्लास है, समझे? क्लास में तो मेरा बाबूजी आ जाएगा ना, वो अनुशासनहीनता करेगा ना तो हम उसका भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और क्लास के बाहर चलिए ना, हमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं मिलेगा। दारू कहिएगा वो मंगा देंगे, और कुछ कहिएगा वो मंगा देंगे। क्लास में कुछ भी बर्दाश्त नहीं। चलिए, प्रयास किया जाता है, फुल स्टॉप। प्रयास किया गया है लिखे। मोबाइल पे ध्यान रहेगा तो किया गया है। चलिए आगे लिखिएगा नीचे। कालखंड के दृष्टिकोण से
कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को तीन भागों में कालखंड के दृष्टिकोण से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। एक नंबर में प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज। डैश दे के लिखिएगा। वैसा कालखंड जिसमें मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, वैसा कालखंड जिसमें मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, वैसा कालखंड जिसमें मानव लेखन कला से अवगत नहीं था, कौमा, इस कालखंड के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस कालखंड के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। इस कालखंड के अंतर्गत, उसी में लिखिएगा, इस कालखंड के अंतर्गत मुख्यतः पाषाण युग, इस कालखंड के अंतर्गत मुख्यतः पाषाण युग को रखा जाता है। मुख्यतः पाषाण युग को रखा जाता है। पाषाण युग को रखा जाता है। अब नीचे से एक स्टार मार के लिखिएगा। प्राचीनतम स्थलों के उत्खनन से, स्टार मार के लिखिएगा, प्राचीनतम मतलब पुराना, ठीक है, पुराना। प्राचीनतम स्थलों के उत्खनन से, प्राचीनतम स्थलों के उत्खनन से, प्राचीनतम स्थलों के उत्खनन से, प्राचीनतम स्थलों के उत्खनन से जो वस्तु की प्राप्ति होती है, जो वस्तु की प्राप्ति होती है उसे ही पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। जैसे अभिलेख, सिक्का, जैसे अभिलेख, सिक्का, अभिलेख कोमा सिक्का कोमा,
अस्थि पंजर यानी हड्डी, अस्थि पंजर यानी हड्डी, अस्थि पंजर इत्यादि। अब आगे लिखिएगा आदि ऐतिहासिक काल, 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 आदि ऐतिहासिक काल। है सुनिए, इसमें जो है लड़की लोग के लिए रख लीजिए, यहाँ पे लड़की लोग को यहीं पे बांट दीजिएगा, और लड़का लोग एक गेट से जो निकलेगा ना वहाँ पे देते जाइएगा। क्लासरूम में अब बांटना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। लड़की लोग के लिए थोड़ा सा ये निकाल लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, एक पीडीएफ जो है, एक पीपीटी दे रहे हैं, समझ गए, इसको जो है अगले क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और एप्लीकेशन पर भी ये जो है 2 पेज का है, ठीक है, ये हम डाल देंगे, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम आपको लिखवाएंगे, मैक्सिमम चीज लिखवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, फाउंडेशन बैच है, मैक्सिमम चीज हम आपको लिखवाएंगे, बहुत कम चीज जो है नोट देंगे। ये ऐसे ही दे रहे हैं। और विशेष तौर पर जो पुराने छात्र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका हर चीज कॉपी में लिखाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनको जो है थोड़ा सा लेने दीजिए, ठीक है, उनके भी रूम में कुछ नया जाएगा तो फिर बेहतर होगा, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं वो नहीं लीजिएगा, लेना होगा ले लीजिएगा, जाइए लीजिए। लड़की लोग के लिए थोड़ा रख लीजिए, भेज दीजिए, है ये ले जाइए। और जहां पर एक तरफ से निकालिएगा, कौन जिस भी तरफ से निकालिएगा, सिर्फ एक ही तरफ से निकालिएगा, एक ही जगह बांटिएगा, इन्हें 5 जगह इसको बांटिएगा। ऑनलाइन वाले के लिए जो है एप्लीकेशन पर अपडेट करवा देंगे, सॉरी अपलोड करवा देंगे। आइए जल्दी लेके जाइए, लिखिए, आप लोग लिखिए, आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है, उस कालखंड को कहा जाता है, उस कालखंड को कहा जाता है, उस कालखंड को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, 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 लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस कालखंड के अंतर्गत, इस कालखंड के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इस कालखंड के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आता है। आप जो लिखे ना हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता आता, तो हड़प्पा पर जो है ना थोड़ा सा लाइन मार दीजिएगा और कहीं पे साइड में कर दीजिएगा बीपीएससी, मतलब ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछता है, आपको थोड़ा एक आइडिया रहे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब फिर से क्या बोलेंगे, फिर से कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आगे लिखिएगा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, एक को एक ही दीजिएगा, ठीक है। वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, 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 तथा जिसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, जिसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
है, सबसे बढ़िया जाइए, सबसे नीचे में दीजिएगा, ठीक है। जो इधर से बच्चा निकल रहा होगा उसको दीजिएगा, काहे कि नीचे वाला क्लासरूम में भी तो बच्चा है, वहां पर दीजिएगा तो नीचे वाला क्लासरूम के बच्चा को थोड़े मिलेगा। भेज दिए हैं नीचे में, अच्छा ठीक है, नीचे वाला को भी मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि ऊपर वाला सब ले लिया, नीचे वाला को मिलवे नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। बाबा जी का प्रसादी है। उसी में भारत में 600 ईस्वी पूर्व अथवा भारत में 600 ईस्वी पूर्व अथवा महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। भारत में महात्मा बुद्ध अथवा महावीर स्वामी के काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। और ध्यान रहे, जिसको नहीं मिलेगा वो टेंशन नहीं लीजिएगा, रात तक में हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, ठीक है। नहीं मिलेगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमको नहीं मिला, हम क्या पढ़ के आएंगे अगले क्लास में, एकदम नहीं चिंता करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, अपना ले लीजिएगा। चलिए अब आगे छोड़ दे। अच्छा देखिए, सिलेबस नहीं लिखाए हैं, ठीक है, फिर भूल जाएंगे तो दिक्कत है। आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगले क्लास से जो है हम पढ़ाना ही प्रारंभ कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज भी तो पढ़े हुए किए हैं, तो अगले क्लास में भी हम आएंगे तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आप हिंट दीजिएगा सिलेबस लिखाने के विषय में। ऐसे हम ध्यान रख के आएंगे कि हम आपको सिलेबस लिखा दें, ठीक है। तो सिलेबस लिखा देंगे, सिलेबस नहीं लिखाए हैं, आज सोचे थे सिलेबस लिखा देंगे, नहीं लिखाए, कोई बात नहीं है। इससे आगे ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। और याद तो आज करवाए नहीं, आज तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए कुछ याद करवाए नहीं है, ठीक है। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे। ऑनलाइन वाला लोग का क्या हाल चाल है, ये सब क्या क्या बोल रहे हैं। अपलोड करवा देंगे सुरेश जी, पीडीएफ भेजवा देते हैं, चिंता मत कीजिए। बोलिए मनीष जी, क्या बोलना चाह रहे हैं। मोहम्मद समीम जी, हर बैच में हर चीज बोलते हैं, जो जैसा बैच होता है उसमें वैसा बोलते हैं। फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन तैयार करना है ना जी, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलेंगे ना जी। मोहम्मद समीम जी आप पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपलोड कर देंगे, ठीक है गौतम जी, लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ लड़की लोग को बांटिए ना जी। आपने लीजिएगा, अच्छा ले लीजिए, दीजिए, हो दीजिए, सबको दीजिए, एक एक करके दीजिएगा, नहीं तो ये सब रख लेती है तो रिटर्न नहीं करती है। देखिए न, खोज खोज के जो नबकी सब है वो सबको दीजिए, पुरनकी को काहे देते हैं। पुरानी वाली सब तो एडमिशन ले ये ली है, नई वाली को ना एडमिशन लेवाना है, तब ना पैसा आएगा महाराज। ऐसे बोल रहे हैं जी, सबको मिलेगा, ऐसा थोड़े।
दूगो चले जाएगा तो दे दीजिएगा आसपास वाली को, इन्हें दूगो रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा है पीछे बढ़ा दीजिए। इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है, अगले क्लास में इसी पे लेक्चर देंगे, इसको पढ़ के आइएगा। आप लोग को नहीं मिला? मिलवो नहीं करेगा। अरे इस एरिया में लाइट कटा हुआ था। हाँ बड़ी गंदा एरिया है जी, कभी वो लाइट कट ले रहता है। अरे सही से बांटिए, चलिए काट दीजिए। राकेश जी लिखवा देंगे, काहे टेंशन लेते, लिखवेबे करेंगे। हो फाउंडेशन बैच है। प्राचीन पढ़िएगा फिर मध्यकालीन लेकर आएंगे, मध्यकालीन पढ़िएगा तो फिर आधुनिक लेकर के आएंगे, पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी चौधरी जी, हाँ ये प्राचीन है, प्राचीन है, प्राचीन भारतीय इतिहास है। क्लास किस किस दिन होगा? इतिहास का क्लास जो है, इतिहास का क्लास होगा आपको मंगलवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार टीटीएस में होगा, टीटीएस में क्लास होगा इतिहास का। सब लड़की को मिल गया जी? बच जाएगा तो पहुंचा दीजिएगा वो स्टाफ के पास, ताकि वो लड़का लोग को दे दे। आतिफ जी, हाँ उत्कर्ष सोलंकी जी, वो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं कर सकते। मनीष कुमार है, यहाँ पे लड़का को मत बांटिए, है चंदन है, यहाँ पे लड़का को मत बांटिए, वहां पे पहुंचा दीजिए, नहीं तो ये लोग फिर से जाकर के ले लेगा, वहां भी ले लेगा। राकेश राज जी बोले तो हैं, लिखवाएंगे ही जी। MWF में यहां पर चलता है फिजिक्स, न चलता, क्या चलता है जी? फिजिक्स चलता है। अनिल कुमार जी क्या बताएं, बोलिए। पढ़ते पढ़ते माथा दर्द करने लगता है। शिवेंद्र जी लगभग 10 दिन के भीतर भूगोल का बैच आ जाएगा ऑनलाइन, 7 से 9, 10 दिन के भीतर। लव कुमार 10 दिन के भीतर। ऑफलाइन को ऑनलाइन काहे जोड़ेंगे? चलिए काट दीजिए यहाँ पे। चलिए धन्यवाद सब लोगों का। जो भी किसी भी चीज का तैयारी कर रहे एकदम हो जाएगा। सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे, हाँ काहे नहीं, एकदम सही है। आतिफ जी हाँ सही है।